टीवी में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और ऐसा लगता है कि मुल्क का सारा बहरान, जिसमें अब कश्मीर भी शामिल हो गया है, अदालत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। सरदार तनवीर इरशाद साहब ने जोशो खरोश में जो कुछ कहा उसका नतीजा ये निकला कि पहले हाई कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया 2 साल के लिए, और गो के वो माफ़ी मांग चुके थे। हालांकि बड़े धड़ल्ले से कह रहे थे कि जनाब मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन ताहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत दे दी है। कश्मीर पर मेरी नज़र रखते हैं हमारे ख्वाजा मतीन साहब। पहले भी हमारे कितने जोश खरोश में थे सरदार साहब, और धुआं निकाल रहे थे अदालत का। फिर बाद में मुहावरे की ज़बान में उनका खुद धुआं निकल गया, माफ़ी भी मांगी, उन्हें नाअहल भी करार दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्हें 2 हफ्ते की मोहलत दी है, क्या ख्वाजा साहब इसका मतलब ये कि वो अभी भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इन 2 हफ्ते के दौरान, या कोई केयर टेकर आएगा? नहीं, आप ये गलत समझे हैं। उसका मतलब 2 केसेस थे। एक तो हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस लिया था, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो केस है उसकी जो उन्होंने माफ़ी वहां तलब की गैर मशरूत तौर पर, वो मुस्तरद कर दी और 2 हफ्ते बाद की तारीख डाल दी है कि समाज शुरू कर दी है। इसी तरह हाई कोर्ट ने तो उन्हें बराह रास्त सुना और उनको माफ़ी भी मांगी, लेकिन कबूल नहीं की, बल्कि उन्हें फौरी तौर पर सजा भी सुना दी और नाअहल करार दे दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट में अलग केस तौहीन अदालत का खुद नोटिस अलहदा से है। वो उन्होंने उनकी माफ़ी उधर भी मांगी थी वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने, लेकिन वो भी मुस्तरद करके उनको केस चलाने का फैसला किया गया। तौहीन अदालत का उधर भी चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में ये अलहदा से एक केस चलेगा। फिर ख्वाजा साहब, अगर जो नाअहल करार दिए गए हैं, अपनी डिसीटेड हो गए, तो उसका मतलब है इनकी सीट पर दोबारा इलेक्शन होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर का दोबारा इलेक्शन होगा, ऐसे ही होगा ख्वाजा साहब? अभी देखें, इनको जो हाई कोर्ट ने नाअहल करार दिया है, तो अभी तक फैसला नहीं किया जो पीटी की हुकूमत है या प्राइम मिनिस्टर है कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट को फैसले को अभी तक चैलेंज नहीं किया गया। और ना ही अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है उसने प्राइम मिनिस्टर को डी नोटिफाई किया है, और ना ही अभी तक स्पीकर जो हाउस है उसने कोई इकदाम किया है। मेरे ख्याल में अभी 2 घंटे तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, और सदर जो है वो जो सीनियर तरीन वजीर हैं उसको दे सकते हैं कि वो, क्योंकि खला नहीं रह सकता, कोई ना कोई तो चीफ एग्जीक्यूटिव रियासत का रहेगा ना। इसलिए प्रेसिडेंट जो है AJK बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वो किसी सीनियर मोस्ट वज़ीर आज़म के, जब तक नए वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं होता, उसके सुपुर्द कर सकते हैं AJK के मामला। मैंने ये सवाल इसलिए किया अहमद मतीन साहब कि अगर नाअहल करार दिए जाते हैं, अपनी नशिस्त से महरूम हो जाते हैं, तो फिर आइन और कानून इलेक्शन कमीशन के तहत 90 दिन में ज़िमनी इलेक्शन भी कराने होंगे। तो अगर ज़िमनी इलेक्शन 90 दिन में यहाँ आज़ाद कश्मीर में कराएंगे तो कहेंगे भाई पंजाब में क्यों नहीं करा रहे, फिर एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए 8 अक्टूबर को सरदार तनवीर इलियास के। तो एक आइनी क्राइसिस तो है ना फिर। जी ठीक कहा आपने। वो बात यह है कि पहले अभी शायद वो अपील ही कर दें इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से उनको रिलीफ भी मिल सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिलीफ मांगा नहीं है, अपील नहीं की। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वज़ीर आज़म अभी गए नहीं है। नहीं जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है डी नोटिफाई होंगे। जब डी नोटिफाई होंगे अपनी नशिस्त से, तो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। तो इसी तरह फिर उस हल्के में ज़िमनी इंतखाब होगा और फिर एक नया इलेक्शन देखने को हमें मिलेगा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अगर क्या आपके ख्याल में मोर और लेस जो हाई कोर्ट के, आज़ाद कश्मीर के या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स वही हैं जो दीगर सूबों पर इतलाक उनका होता है? मतलब जैसे मैंने इस हवाले से जो आपसे सवाल किया कि अगर वो डिसीटेड होते हैं, उन्हें ज़िमनी इलेक्शन भी कराने होंगे, नया प्राइम मिनिस्टर भी चुनना पड़ेगा, ऐसे ही जैसे वज़ीर आला चुना जाता है पंजाब का या दीगर सूबों का? बिल्कुल इसी तरह होगा। जब वो डीसीट हो जाएंगे तो आर्जी तौर पर जो सीनियर मोस्ट कोई मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट उनके हवाले कर देंगे जो हुकूमती मामलात है, फिर नया इंतखाब होगा प्राइम मिनिस्टर का, और बिल्कुल जैसे दूसरे सूबों में होता है, पाकिस्तान में होता है, तो नए वज़ीर आज़म का फिर इंतखाब होगा। नहीं, देखिए माशाल्लाह आपका बड़ी गहरी नज़र है, और मैं आपको वो तो नहीं कर सकता, कश्मीर आपका सब्जेक्ट है, लेकिन जब एक असम्बली में मसलन सीनियर मिनिस्टर तो नहीं कर सकते, मसलन एक हाउस ही इलेक्ट करेगा ना, फिर अगर एक वज़ीर आज़म चला जाता है प्रेसिडेंट क्या एक नए जी AJK का जो लॉ है उसमें जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आता तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो गए हैं, इसलिए आर्जी जो इंतजाम है वो सीनियर मोस्ट के हवाले किया जाएगा। जो AJK का लॉ है उस हवाले से बात कर रहा हूँ।
और अगर मैं आखिर में आपको ये कहूँ कि अगर बेशतर लॉज आप कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के वही हैं जो पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये पैगाम हमारे दीगर सूबों के वज़राए आला को, यानी वज़ीर सिंध को जिन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ करारदाद पास की, ख़ुद हमारे प्राइम मिनिस्टर को, या जो हमारे वज़ीर ख़ारजा तक़रीर कर रहे थे कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जो यकीनन तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है और शायद उसका वो नोटिस भी लें। अभी चौधरी एतराज़ हसन कह रहे थे कि जनाब ये तो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम हजरात और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही होगा क्या अहमद मतीन साहब? जी देखें बरेली साहब, आप बड़े तजर्बेकार सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं, तो देखें अभी तक तो कोर्ट ने, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो भी उन्होंने अदलिया के बारे में जुमले कहे, कोई नोटिस भी नहीं हुआ, ना किसी ने पिटीशन डाली है। जब तौहीन अदालत का कोई मसला खड़ा होगा, ये तो हम बात कर रहे हैं अभी ना, ये जब कोर्ट में मामला जाएगा तो फिर कोर्ट ने इसको तयन करना है तौहीन अदालत हुई है या नहीं हुई। इस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा शख्सियात नहल हो चुकी हैं, तौहीन अदालत पे नहल हो चुकी हैं। तलाल चौधरी साहब हैं और बहुत से लोग हैं जो तौहीन अदालत पर नहल हो चुके हैं। तो ये तो फैसला कोर्ट ने करना। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या जो हाई कोर्ट्स हैं, कभी तक किसी ने कोई इसका हवाले से जो तौहीन अदालत का कोई नोटिस अभी किसी जारी नहीं किया अभी तक। लेकिन वही फिर बात है कि हमारे अभी मैंने जैसे कहा कि बड़े सीनियर माहिर कानून है चौधरी एतराज़ हसन साहब, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो उनका तो यही फरमाना। इस रोशनी में मैंने आपसे सवाल किया, तो स्पेसिफिकली अगर यानी कोर्ट में कोई जुमेरात को जाएगा या जुमेरात को कोर्ट को बैठना भी है तो ये कार्रवाई हो सकती है फिर अहमद मतीन साहब? बिल्कुल हो सकती है। जब देखें, जब कोर्ट नोटिस ले ली वो किसी को भी तौहीन अदालत में तलब कर सकते हैं। जैसे आज आपने देखा AJK में जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उनको बुलाया उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये तौहीन अदालत की है, उनकी तकरीर वहाँ चलाई गई तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। तो उन्होंने कहा फिर आपका जो जुर्म साबित होता है, उन्होंने माफ़ी मांगी, माफ़ी मुस्तरद कर दी गई और उनको प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया। ये AJK में पहले वज़ीर आज़म हैं बरेली साहब जो अदालती फैसले का जरिए घर जा रहे हैं, निशाना बने इस तरह भी कह सकते हैं आप। तो वो अदालती फैसले के नतीजे में ये AJK के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको घर जाना पड़ा है। ये नई AJK में नई एक मिसाल कायम हुई है। ठीक है अहमद मतीन साहब, शुक्रिया। मैंने बताया कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर, शुक्रिया। और फिर चला हमारे ब्रेक के बाद आऊँगा तो चौधरी एतराज़ हसन साहब हमारे साथ होंगे, मुमताज़ माहिर कानून के। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट में जो गोल्डन जुबली की तकारीब हुई हैं उसमें जहां हमारे पार्लियामान के अरकान ने तकरीर करी, वहां काजी साहब की मौजूदगी ने भी बड़ा सवाल कर दिया। तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होते हैं। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का तौहीन अदालत के सबब अपनी नशिस्त से महरूम होना यकीनन एक पैगाम जाएगा ज़रूर इस्लामाबाद को कि हम तो कहते हैं जी वो भले हम आज़ाद कश्मीर कहें लेकिन उसके साथ सलूक वही 5वें सूबे वाला होता है। हमारे साथ चौधरी हसन होंगे, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा आपको पार्लियामेंट लिए चलता हूँ जहाँ कल गोल्डन जुबली तकरीबात हुई आइन के 50 साल मुकम्मल पर। क़यादत ने बड़े धुआंधार तकरीरें की, लेकिन सबसे पुरजोश खिताब हमारे पीपल्स पार्टी के खुजरजन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था। तो आला अदलिया पे भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपना अदलिया को बचा दें, वो अपना जुडिशरी को बचा दें। हमने तो अपना इदारा को संभालना है, मगर उनको अपना इदारा को संभालना पड़ेगा। अगर हर एक मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को वो इज्जत नहीं मिलेगी, अगर वन मैन शो चलता रहेगा, तो हम जितना भी मेहनत करें हम अपने आप को इस बहरान से, आईनी बहरान से, जमहूरी बहरान से नहीं निकाल सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हमारे उनके वालिद बड़े जहादीदा सियासतदान हैं। उन्होंने अदलिया के हवाले से ज़रा ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने साथ बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बहुत ज़ोर देकर कहा कि वो मुफाहमत करें अपोजिशन से। एक बार नहीं 2 बार उनका कहना था कि वो मुफाहमत करें। देखें जरदारी साहब ने क्या कहा इस मौके पर। Haste makes waste. ये जो rush judgment is hushed judgment. These are hushed
judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इमे फैसला थिया तो मैंने सा जे इवे न थिया तो मैं अल्लाह मैं ना मैंने सा ऐसा नहीं होता। जजाई साहब का आपने सुना और बहरहाल मैंने कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों के झुरमट में यानी सियासी इज्तिमा में के झुरमट में बैठे कादी फ़ायदीसा एक हद तक मुहावरे की ज़बान में अजनबी आदमी लग रहे थे। उनका फरमाना भी ये था कि उन्हें तो ये कहा गया था कि आइन पर गुफ्तगू होगी, लेकिन जो सियासी गुफ्तगू हुई उस पर उन्होंने बड़े ही मोहतात अल्फाज में अपना सफाई पेश करी। लेकिन ये बहरहाल अहम बात है और जो टॉक ऑफ द टाउन जिसे कहे हैं कि तमाम चीफ जस्टिस समेत जजों को बुलाया गया, लेकिन पहुँचे भी तो हमारे काजी फ़ाज़ी साहब जो ख़ुद एक कंट्रोवर्सी इस वक्त पैदा कर चुके हैं अपने किरदार के साथ। देखिए काजी साहब ने क्या सफाई पेश की। आपने पहली दफ़ा याद हमें किया तो हम हाजिर हुए, इसलिए नहीं कि मैं कोई सियासी तकरीर करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। यहाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अल्लाह के साए के बाद आइन पाकिस्तानी है जो महाफिज है, लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि इसी आइन के तहत बार बार ताला अज़मा सिविलियन मिलिट्री हुक्मरानों ने आइन शिकनी की। हमारे साथ मुमताज़ माहिर कानून मोहतरम चौधरी इरशाद हसन साहब हैं। चौधरी साहब शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका कहा हुआ जुमला आजकल बड़ी ख़बर बनता है। चौधरी साहब ये आपने वक्त निकाला, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है ये जो हम आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मना रहे हैं, इस पर एक जश्न मना रहे हैं, क्या जवाब है? यानी ये 73 का आइन ना फ़ौजी हुक्मरानों को आइन चिकनी से रोक सका, ना इसको खालिक को जो है वो फांसी से रोक सका, ना जनरल ज़िया-उल-हक़ को 11 साल तक इक़रार से रोक सका, ना ग़ुलाम इसाक़ खान को हुकूमतों की बरतरफ़ी से रोक सका। फिर कहाँ तक जाऊँ, नवाज़ शरीफ की 13वीं 14वीं तरमीम के सिविल डिक्टेटर हो गए। वो तो 15वीं तरमीम अगर सेनेट ना होती तो अमीरुल मोमिनीन बन जाते। मुशर्रफ को नहीं रोक सके, तो किस बात की गोल्डन जुबली मना रहे हैं? ये तो बड़ा सॉरी टू से स्याह दौर कहा जाएगा आइन शिकनी के हवाले से। चौधरी साहब जी, बहुत सारी इसमें स्याहियाँ बनी हुई हैं इस पे, इसके चेहरे पे ये जो अर्सा है गुजरा है, इस अरसे पे आइन बहरहाल शफाफ है और ये कुछ इसके होने से जो कई चमकदार और बड़ी रोशन बातें भी हुई हैं इस दौरान, और उनमें मैं समझता हूँ कि ये जो 18वीं तरमीम है इसमें कुछ गलतियां रह गई हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर अमूमी तौर पे इसमें जो ज़्यादा इख्तियारात दिए और ऑटोनॉमी दी, खुद मुख्तारी दी प्रोविंसेस को, सूबाइयों को, सूबाई गवर्नमेंट को, उनके जो हिस्से वसाइल आते थे सूबों के, उनमें इजाफा किया और एक तरफ वफाक को मुस्तहकम किया
हालांकि ये अक्सर कहा जाता है कि ये जो इन्होंने वसाइल ज्यादा बढ़ाए तो वो इंतजामी अमूर में बजाय कि तरक्याती अमूर में तरक्याती मंसूबों में लगते, वो खुर्द बुर्द और अवामी अमूर में ज्यादा लग गए और उतनी मुतवक्के तरक्की नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। पर इसी दौर में आप देखें अपने मुंह मियां मिट्ठू चाहे बड़े बंदा पर दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी मुकला की तहरीक नहीं चली जो 2 साल तसलसल से चलती रही और उसने अपना मकसद पाया 2 साल में, और बिल्कुल अदम तशद्दुद पर मबनी थी और अवाम और मैसेज के इनको मोबिलाइज किया उसने और 2 साल तसलसल से चलती रही। सैकड़ों मुकला को तेल की सहूलतें और अपनी बर्दाश्त करना पड़ा, पर गर्मी थी या सर्दी थी, काला कोट पहन के काला कोट फर्क नहीं रहा कई और दिन थी। लेकिन चौधरी साहब ये कहा जाएगा ना, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उस तोकला तहरीक के नतीजे में जो चौधरी साहब आए, चौधरी कोटों को हम भुगत रहे हैं ना। बल्कि मैं अगर उससे पहले ले जाऊं, ये 73 का आइन था जिसने नजरिए ज़रूरत का जवाब पैदा किया, और कोई नहीं। मैं तो देख रहा था जस्टिस दोराब पटेल जैसे जज ने भी साइन किया कि नजरिए ज़रूरत के तहत ज़िया-उल हक की हुकूमत और उसका मार्शल लॉ जायज़ है। तो ये सब 73 के आइनी का तो हवाला देते रहे आपके हमारे बड़े बड़े अजीम जज हजरात। हाँ नहीं, 73 के आइन में अच्छे भी फैसले बुरे भी फैसले आए हैं। आसमा जिलानी का भी फैसला था जिसमें बजाय तो मार्शल लॉ दफन कर दिया था, और जस्टिस याकूब अली ने लिखा था कि as long as the coercive apparatus of the state is in the hands of the usurper, the people and the courts are silent. But the moment it falls from his hands, he shall be tried for treason. अब ये कहा उन्होंने, याकूब अली ने। अगर ये फैसला उस वक्त आया ना कि जब याहिया खान मौजूद नहीं था आसमा जिलानी केस का, आपके सामने तो खैर मैं क्या बात करूं आइन या कानून की, तालिब इल्म हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता कि 73 का आइन ताले आजमा सिविलियन फौजी हुक्मरानों को रोक नहीं सका आइन शिकनी के वक्त, बल्कि हथियार बना। वो मुजाहिद रोकना किसी आइन या दस्तावेज में नहीं होता, रोकना अवाम में होता है, रोकना उस नेशन में होता है, उसकी लीडरशिप में होता है, सिविलियन लीडरशिप। वो दस्तावेज तो नहीं रोक सकती, वो दस्तावेज तो बड़े उसमें रूह परवर आदर्श के उसमें लोगों के और लेकिन वो आइन के कुछ नहीं कर सकता। आइन एक वाकई जिस तरह ज़िया-उल हक ने कहा था 12 सफ़े का कि दस्तावेज है, आइन या 12 सफ़े की दस्तावेज होता है या हर दिल और हर छाती में होता है। अगर हर दिल और हर छाती में हो तो फिर ना कोई ज़िया-उल हक या मुशर्रफ ना किसी को फांसी लगा सकते हैं ज़िया-उल हक, ना किसी को कोहरे मार सकते हैं ज़िया-उल हक, ना मुशर्रफ अपना जबर कर सकता है और आइन को मुअत्तल कर सकता है और अपना राज लगा सकता है। पर हमारे यहाँ आइन को हमने अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया। नहीं, लेकिन अब मिसाल तो नहीं बना सके ना। अगर ज़िया-उल हक ने सब कुछ करा, बाद में मियां नवाज शरीफ उनकी खबर पे जाके कहते थे मैं तो मिशन पूरा करूंगा,
यानी हमने कोई क्रामवेल की तरह उनका मुजस्समा थोड़ी करा जनरल का, या मुशर्रफ के भी लोग वारिस मौजूद रहे। कहने का मकसद मेरे ये था तालिब इल्म के चौधरी साहब कि ये जो जश्न मनाने की क्या ज़रूरत है, इसमें अपनी फिर ये गलतियाँ भी गिनाते हैं ना हमारे स्पीकर साहब कि हाँ इस आइन के होते होते ये सब कुछ हुआ, ज़िया-उल हक आया और मार्शल लॉ आया और कोड़े पड़े और सिविलियन जो है अमीरुल मोमिनीन बन रहा था, ये भी साथ साथ बता रहे थे ना। ये कौम को एक ही रुख क्यों दिखा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात, सारे महीने जश्न मनाने जाएगा, दूसरा नुकता भी आना चाहिए था ना। मैं तो वैसे जिस बात पे जश्न मनाऊं सारा दिन ही मनाता रहूं, 3 दिन मनाता रहूं, वो तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वो भी एक अजब मंजर ये 4 अप्रैल को हुआ और आइन को के दस्तखत तो 10 अप्रैल पे थे, पर मेरा जश्न भुट्टो शहीद की बरसी वाले दिन मेरे लिए जश्न का दिन था, जिस दिन मैंने देखा कि कौमी असेंबली में वो आदमी जो भुट्टो को शहीद मानता ही नहीं था, वो कहता था ज़िया-उल हक शहीद, ज़िया-उल हक शहीद, ज़िया-उल हक शहीद, वो असेंबली में ये इस्तदा कर रहा है सारे अपने कुलीग्स को और मेंबरान को कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के लिए फातिहा कही और एक मौलाना को उसने कहा कि आप जरा कहें। मेरे को थ्रिल ऐसी गई, मैं समझता हूँ आसिफ ज़रदारी ने ये जो सियासत की है ये नून के साथ नून वो तो बहुत ही उनको बिल्कुल समझ ही नहीं है। अब नून का जो वज़ीर आज़म है उसको अगले 2-3 दिन में हकीकत है डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। हाँ, और आजाद कश्मीर का हुआ ना डिस्क्वालीफाई, तो इसको भी डिस्क्वालीफाई 2-3 दिन से ज्यादा नहीं है। इसने ध्यान दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते ही नहीं, हम उससे बरामद ही नहीं करेंगे। जो हिदायत थी कि 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन के हवाले करो, वो नहीं किया। तो सिर्फ कॉल से नहीं, उसने फेल से भी दोनों से ये साबित किया है कि मैं मानता ही नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट को। तो अब उसमें तो उसको सिर्फ ये पूछना है बुला के अदालत में, कोई एविडेंस की जरूरत नहीं, वो एविडेंस खुद है, उससे पूछना है कि क्या आपने ये कहा और क्या आपने ये नहीं किया जो कि आपको हिदायत थी करने की। नहीं तो अब वो क्या कहेगा, मैंने नहीं वो तो छोड़े, लेकिन चौधरी साहब और तो सब कुछ छोड़े। और मुझे याद है आपने भी कुछ हफ्ते भर पहले तलकीन भी की थी बड़े प्यार मोहब्बत से, और ये भी खैर हमें इन्फॉर्मेशन था कि काजी साहब डायरेक्ट चीफ जस्टिस बन गए थे। उन्होंने कैसे अदालती बहरान के दौर में शिरकत करके जब सियासी तकारीर हो रही थी उनकी मौजूदगी खुद एक सवालिया निशान नहीं बन गई है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, उसने तो अपने आप को बहुत खराब कर लिया, वो एक saying होती है, नो मैन वाज डिस्ट्रॉयड बट बाय हिमसेल्फ। काजी ने तो ये कर दिया, वो तो एक कैंप पे जाके बैठ गया और वहाँ क्या सियासी तकरीरें ने मुझे बताया गया तो नहीं होनी। ये कहाँ से तू सोच सकता कि सियासतदान 250-300 सियासतदान इकट्ठे बैठे हो एक हॉल में और वो तो सियासी बात ही कोई ना हो। ये तो इस तरह के कहो जज बैठा दो, 200 जजों को इकट्ठा बिठा दो और वो कानून की बात ही नहीं करेंगे, लॉ की बात ही नहीं करेंगे, नोट्स डिस्कस ही नहीं करेंगे। ये तो इसका बिल्कुल लंगड़ा बात है, बिल्कुल लंगड़ा बात। तो अब आप समझते हैं कि जो कुछ असेंबली में आज रेजोल्यूशन पास हुए सब कुछ होता रहा, इसकी सूरत में अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगी तो तौहीन अदालत लगेगी उन तमाम लोगों पे जिन्होंने उसको फैसले को तस्लीम नहीं किया। लगनी चाहिए, और ये चीफ जस्टिस को पहला काम ही ये करना चाहिए कि उनको तलब करे, कल परसों पे तलब कर ले कि आ जाए, आप बताएं ये आपने कहा, ये मैंने कहा कि ये हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते,
स्पीकर को भी तलब करेंगे ना, फिर स्पीकर कौमी असेंबली को भी तलब किया जाएगा। स्पीकर कौमी असेंबली है तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं थी। मिनिमम तलब करेंगे, अगर करेंगे वो करने चाहिए जो करने चाहिए। कैबिनेट में जो बैठे हुए थे और वो 42 जिन्होंने दस्तखत किए, जिन्होंने जिनमें सुनते हैं 8 दस्तखत जाली है, तो 42 छोड़ के तो 34 रह गए। इनको तलब कर लेना चाहिए। ठीक है, चौधरी एतराज़ अहमद साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा उन तमाम लोगों को तौहीन अदालत में तलब करना चाहिए तारीख की जो इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। इसके साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। और जुनूबी पंजाब में ऐसा लगता है कि, और जुनूबी पंजाबी क्यों, सिंध में भी ऐसा लगता है कि कोई हुकूमत नहीं, उसकी रिट नहीं, सिक्योरिटी इदारे नहीं, डाकुओं का राज है। जदीद हथियारों से लेस पूरे गिरोह सरगर्म अमल हैं। लोग अगवा हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन ना पंजाब की निगरान हुकूमत को फिक्र और ना ही सिंध का हाल। और आपको इल्म है कि जुनूबी पंजाब की सरहदें हमारे अंदरून सिंध से मिलती हैं, और ऐसा लगता है कि ये पूरा नेटवर्क जो है, यानी सखल, लाड़काना, फिर आगे बढ़ते चले जाएं, सादिकाबाद, रहीम यार खां, ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। और इस डाकू राज के बारे में हुकूमत, मैंने कहा, एक बेबसी का शिकार नज़र आती है। हमारे साथ ज़फ़र आहिर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पर जुनूबी पंजाब पर गहरी नज़र। जी बताएं ज़फ़र कि ये जो, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं तशरीफ़ लाए, कि जुनूबी पंजाब में ये जो डाकू राज है बड़ा सेंसिटिव एरिया है, ख़ास तौर पर रहीम यार खां, बाहर से शेख भी आते हैं, यूएई के, सऊदीज़ के, तो क्या हुकूमत को ये इसकी नहीं ख्याल? जी बरेली साहब, ये जो साउथ पंजाब है इसमें डाकू राज की कहानी बहुत पुरानी है। इसके अजला रहीम यार खां, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और राजनपुर, और साथ के साथ सिंध का ज़िला कश्मीर, इसकी वो तमाम बेल्ट जो दरिया सिंध से मुल्हिका है, इसमें कई सालों से डाकू राज है। न सिर्फ ये बल्कि कोह सुलेमान के जो पहाड़ी सिलसिला है, इसके अंदर भी डाकू राज कायम रहा है और अब भी है। मैं 2004-05 में इन इलाकों में गया था। उस वक्त कोह सुलेमान के इलाकों में मुरीदा नुकानी गैंग का राज था, जो तमाम जो है डाकुओं का सरदार माना जाता था। उस वक्त वहाँ पर बोसर गैंग जो अगवा बरतवार के वारदातों के हवाले से बदनाम था, उसके डाकू जफरी बोसर वगैरह भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं उनसे मिला था। उसके बाद मैं इसी दरिया सिंध की बेल्ट में रहीम यार खां की तहसील सादगाबाद से होता हुआ गुद्दूबराज से दरिया सिंध के अंदर गया था। वहाँ पर गुलाम रसूल और छोटू का राज था। उस वक्त मैं उससे भी मिला था, उसका भी मैंने इंटरव्यू किया था, जो उस वक्त अखबारात में शाया हुआ। तो ये डाकू जो है, ये बेसिकली वहाँ के मकामी लोग हैं जो पहले छोटी छोटी चोरियां करते थे और फिर बढ़ते बढ़ते ये इन्होंने। तो ज़फ़र, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, एक तो ये पाया था कि पुलिस से ये मिले हुए होते हैं, उनकी सरपरस्ती हासिल होती है, सियासी सरपरस्ती हासिल हो सकती है। तो इतने अरसे से डाकू राज है, इसके लिए क्या आप सिक्योरिटी यानी फौज आएगी क्या लोगों को बचाने के लिए? प्रिंसिपल, ये जो इलाका जात है, इनको कबायली इलाका जात तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, अलबत्ता कोह सुलेमान के कुछ इलाके हैं जो फोर्ट मनरो, डेरा गाजी खां वगैरह में जो इलाके आते हैं, वो उनको कबायली इलाका कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर पुलिस एक्सेस मौजूद है, वहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस भी मौजूद है। ये जो डाकू जाते पनाह लेते हैं, ये दरिया के कच्चे इलाके में पनाह लेते हैं, जो इर्द गिर्द दरिया का पानी होता है और दरमियान में जो जगह खुश्क हो जाती है, जजीरा टाइप, वहाँ पर दरख्त भी होते हैं और
जंगली घास बहुत ज्यादा मिकदार में उगी होती है, तो वहां पर ये अपनी पनाह लेते हैं। और पुलिस की एक्सेस यहाँ पे इससे भी थोड़ी नामुमकिन हो जाती है, पुलिस रास्तों से आशरा नहीं होती, और डाकुओं को जो है वो एज होता है, उनको ये होता है कि वो छुपे होते हैं, ढाल में छुपे होते हैं, और पुलिस जो है बिल्कुल सामने होती है, और पुलिस जब लांचों के जरिए वहां पर पहुंचने की कोशिश करती है तो ये उन पर जो है फायरिंग करते हैं। उनके पास जदीद असला है। तो पिछली दफा जैसे मैंने अर्ज किया, वो फौज आई थी तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी इस्तेमाल हुए थे, तो अब भी देख रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है और पुलिस के पास जदीद वसाइल हैं, तो अभी ऐसी बात तो नहीं है कि फौज को बुलाना पड़े। शुक्रिया ज़फ़र आहिर में बता रहे थे कि गालिबन पहले की तरह फौजी आकर इन डाकुओं का खात्मा कर सकती है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।